तो लास्ट वीडियो में बताया कि ये जो बैंड प्राप्त होते हैं इन बैंडों को अपन बोलते हैं व्यतिकरण फ्रिंजें। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये जो अल्टरनेटिव बैंड प्राप्त होंगे एकांतर क्रम में, ये जो बैंड मिलेंगे इनको अपन बोलेंगे व्यतिकरण फ्रिंजें। अब जो चमकीला बैंड होगा, जहाँ प्रकाश बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी, उसे बोलेंगे अपन दीप्त फ्रिंज। जो चमकीला बैंड होगा इसको अपन बोलेंगे दीप्त फ्रिंज या चमकीली फ्रिंज। और जो काला बैंड होगा, काला बैंड, इसको अपन बोलेंगे अदीप्त फ्रिंज या काली फ्रिंज। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? काले बैंड को बोलेंगे अदीप्त फ्रिंज या काली फ्रिंज, और चमकीले बैंड को बोलेंगे दीप्त फ्रिंज या चमकीली फ्रिंज। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ये थ्योरेटिकल था। अब इसके आगे अगर अपन लेते हैं, देखो ये जो अपन ने फ्रिंज अभी पढ़ी है, इस फ्रिंज चौड़ाई की गणना करेंगे अब नेक्स्ट डेरिवेशन में। फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, ये काली फ्रिंज की चौड़ाई, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी होती है ना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्ज़ाम के लिए, कई बार आया हुआ है 4 मार्क्स में। तो देखो फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक की यदि बात करें तो फिर से मैंने डायग्राम रीड्रॉ किया है, इसको आप गौर से देखें। मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखें आप, इसमें ये वही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है यहाँ पे, इस जगह पे एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, ये रखा हुआ, और ये अपना लकड़ी का आयताकार कार्डबोर्ड है ये वाला। इसमें ये 2 छोटे हॉल हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं बताओ? स्लिट कहते हैं। ये 1 और ये 2, ये S1 और S2 2 छोटे हॉल हैं जिन्हें हम स्लिट कहते हैं नहीं, या झिर्री या द्वारक कहते हैं। ठीक है, मान लो कि इन दोनों हॉल के बीच में ये जो दूरी है, दोनों S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है बताओ? स्मॉल d, छोटा d इनके बीच की दूरी है। क्लियर है? अब क्या होगा, जब S स्रोत से गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होंगे या तरंगें उत्पन्न होंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, तो इस आयताकार कार्डबोर्ड पर आपतित होंगी। इसमें जो 2 बिंदुवत स्रोत हैं S1 और S2, इन दोनों बिंदुवत स्रोतों से जब ये तरंगें गुजरेंगी तो गुजरने के बाद क्या होगा बताओ? व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण का मतलब क्या होगा कि तरंगाग्र एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे या तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। ठीक है, तो सामने हमने क्या किया, आप देखें इधर, ये सामने क्या है, एक पर्दा लगाया अपन ने, स्क्रीन लगाई है, जो कि आयताकार, लकड़ी के आयताकार कार्डबोर्ड से कितनी दूरी पर है बताओ? कैपिटल D दूरी पर है। ठीक है, अब मान लें कि बहुत सारी तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, तो अपन तो कोई 2 तरंगों की बात करें तो S1 स्लिट से आने वाली एक तरंग ऐसे जाती है यूँ, और S2 स्लिट से आने वाली एक तरंग ऐसे जाती है। दोनों तरंगे एक दूसरे पर यहाँ पे जाके अध्यारोपित होती हैं, इस जगह पे दोनों तरंगे एक दूसरे पर इस जगह पे जाके अध्यारोपित होती हैं। तो यहाँ पे कोई एक फ्रिंज प्राप्त होती है, वो फ्रिंज चमकीली हो सकती है या काली हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा व्यतिकरण हुआ है, संपोषी व्यतिकरण हुआ है या फिर विनाशी व्यतिकरण हुआ है। ठीक है, इस बात पे ये डिपेंड करता है। तो देखें आप, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो फ्रिंज प्राप्त होगी, इस फ्रिंज की चौड़ाई की गणना करनी है अपन को। कैसे करेंगे, तरीका देखना आप। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये डॉटेड लाइन को अगर यूँ बढ़ा दिया जाए इस तरीके से, तो ये सेंट्रल पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है। क्या है बताओ? O। ये केंद्रीय बिंदु है O, और केंद्रीय बिंदु से ये जो फ्रिंज बन रही है, ऐसी बहुत सारी फ्रिंजें बनेंगी, लेकिन हमने ये वाली मानी है एक फ्रिंज समझने के लिए। तो केंद्रीय फ्रिंज से या केंद्रीय बिंदु से इस फ्रिंज की जो दूरी है, इस फ्रिंज की दूरी अपन क्या मान लेते हैं? XN। क्या मान लेते हैं बताओ? XN। XN का मतलब X तो क्या हो गई दूरी, और N मतलब NV फ्रिंज। इधर से गिनने लगे कौन सी फ्रिंज है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, हमें पता नहीं है ना। तो मतलब केंद्रीय फ्रिंज से NV फ्रिंज की दूरी अपन ने क्या मान ली है बताओ? XN मान ली है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे देखो, बात करते हैं अपन पथांतर की। पथांतर क्या होगा, देखो झिर्री S1 से निकलने वाली तरंग ये वाला पथ तय करेगी, झिर्री S2 से निकलने वाली तरंग ये वाला पथ तय करेगी। तो कौन सी तरंग ज़्यादा बड़ा पथ तय करेगी? कौन सी तरंग? S2 से निकलने वाली तरंग जो है वो ज़्यादा बड़ा पथ तय करेगी। तो दोनों के पथों में अंतर होगा। तो पथों में अंतर कैसे पता लगाएं? कि ये इसके बराबर का जो आर्क है, आप देखो ये जो दूरी है S1 और ये P, S1P,
तो S1P के बराबर दूरी का चाप लेकर और इस S2P रेखा पर यहाँ रख के काटा जाए तो ये यहाँ कट जाएगा, इस जगह P बिंदु पर रख के काटा जाए तो यहाँ कट जाएगा। तो ये देखो, ये दूरी S1P और ये दूरी S2P, ये दोनों तो क्या हो जाएंगी, लगभग बराबर, क्योंकि इसी की बराबर दूरी का चाप अपन ने यहाँ काटा है। और ये यहाँ पे इतनी दूरी क्या रह जाएगी बताओ, अतिरिक्त। ये क्या रह जाएगी, अतिरिक्त। तो ये क्या हो जाएगा, पथांतर। मतलब जो नीचे वाला पथ है पूरा की पूरा S2P और ऊपर वाला पथ है S1P, इन दोनों का यदि अंतर किया जाए तो अपन को क्या मिलेगा बताओ, S2M। क्यों? क्योंकि S1P के बराबर दूरी का चाप हमने यहाँ काट दिया। तो S2P में से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा बताओ, ये S2M। बोलो बचेगा या नहीं? तो दोनों तरंगों के बीच में पथांतर कितना हो जाएगा बताओ, S2M। समझ रहे हो आप? S2M बराबर पथांतर मतलब S2P माइनस S1P, यही होगा या नहीं पथांतर? बोलो कोई दिक्कत? तो दोनों तरंगों में इतना पथांतर होगा। ठीक है, अब ये पथांतर हो गया। अब बात करें तो इस S1 से यहाँ पे लंब डाला हुआ है अपन ने, ये M डाला हुआ है। अब मान ले कि ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण, ये वाला थीटा मान ले। अब क्या किया जाए, अब ये जो N बिंदु है, N बिंदु यहाँ पे, इस N बिंदु से अगर डॉटेड डॉटेड लाइन इस फ्रिंज तक मिलाई जाए, यूँ ये वाली जो लाइन है ये मिलाई जाए, तो क्षैतिज के साथ ये वाला जो कोण बनेगा ये भी क्या होगा बताओ, थीटा। क्यों होगा ये आप सभी जानते हैं। मैंने आपको एक प्रमेय बता रखी है कि दो रेखाओं के बीच में बना कोण, ऐसी एक प्रमेय बता रखी है कि दो रेखाओं के बीच में कोण यदि थीटा है तो उन दोनों के लंबवत रेखाओं, देखो एक रेखा तो ये चली गई है ऐसे और एक इसके लंबवत ले लिए, तो इनके बीच में भी कोण कितना होगा बताओ, थीटा। आप समझ पा रहे हो? तो ये वाला कोण यदि थीटा है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण भी कितना होगा बताओ, थीटा होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अभी मैंने आपको बताया पथांतर की बात करें, पथांतर। ठीक है, तो पथांतर की यदि हम बात करते हैं तो पथांतर को डेल एक्स से लिख सकते हैं अपन, डेल एक्स। डेल एक्स मतलब दो दूरियों का अंतर या दो पथों का अंतर, पथांतर। और उसका फॉर्मूला क्या था, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। और इसे अपन किससे व्यक्त कर सकते हैं, S2M। अभी समझाया था मैंने डायग्राम में, S2M। क्लियर है? अब देखो त्रिभुज S2 S1M में, तो डायग्राम में जाओ, ये दिख रहा है आपको त्रिभुज S2 S1 और M, ये वाला त्रिभुज, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ से थीटा का मान निकालो आप, tan थीटा का, या तो tan थीटा का निकालो या थीटा का, क्योंकि थीटा बहुत छोटा मान के चले तो tan थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के। तो ये फार्मूला लगाओ, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इसमें यदि लगाया जाए, आप गौर से देखो, इस त्रिभुज में यदि फार्मूला लगाया जाए, ये तो हो गया कोण बराबर चाप, चाप की लंबाई कितनी हो गई, S2M है ना, और त्रिज्या कितनी हो गई, ये वाली दूरी कितनी है बताओ, D। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी बताई थी, स्मॉल d। तो थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर S2M बटे D। तो ये अपन ने लगाया, थीटा बराबर S2M बटे S1 S2M बटे S1 S2। तो थीटा बराबर पथांतर को तो लिख दिया अपन ने डेल एक्स, देखो पथांतर को तो लिख दिया डेल एक्स, और नीचे दूरी आ गई दोनों स्लिटों के बीच की दी, तो आ गया थीटा बराबर डेल एक्स बटे डी। यह आ गया समीकरण नंबर 1। हुआ या नहीं? फिर दूसरे त्रिभुज की बात करें सॉरी, तो दूसरे त्रिभुज में देखें, त्रिभुज PON में, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में देखें, ये जो त्रिभुज बना हुआ ना, समकोण त्रिभुज ऐसे, इस त्रिभुज में देखें तो ये कोण क्या होगा बताओ, थीटा होगा या नहीं? तो ये हो जाएगा थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई तो ये हो गई और त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, ये। ठीक है, तो XN बटे D, या नाम लिखना चाहो तो OP बटे S2O। तो देखो दूसरे त्रिभुज में बात करें अपन, गौर से देखो, तो त्रिभुज PON में, ये देखना आप PON में, ठीक है, तो PON में देखेंगे आप, तो थीटा बराबर OP बटे ON, या थीटा बराबर
xn बटे कैपिटल डी, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब पिछला वाला जो समीकरण था वो भी, उसमें भी थीटा का मान ज्ञात किया था, इसमें भी थीटा का मान ज्ञात किया था। तो समीकरण 1 और 2 से क्या पता लगता है? समीकरण 1 और 2 से पता लगता है कि दोनों बराबर होंगे थीटा, तो दोनों को बराबर कर दिया। डेल एक्स बटे स्मॉल डी बराबर xn बटे कैपिटल डी। इससे डेल एक्स का मान निकाला तो डेल एक्स का मान आ गया xn डी अपॉन डी, डेल एक्स का मान आ गया xn डी अपॉन डी। ये समीकरण नंबर हो गया 3। क्लियर है? अब अलग अलग केस लगाते हैं अपन। एक तो आता है संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण मैंने आपको पढ़ा दिया है। संपोषी व्यतिकरण में कलांतर क्या बताया था मैंने आपको? संपोषी व्यतिकरण में कलांतर बताया था 0 या पाई का समगुणज। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होगा, कलांतर वो होगा 0 या पाई का समगुणज। जैसे फाई जो कलांतर है वो क्या होगा? या तो 0 या पाई, 2 पाई सॉरी, या 4 पाई या 6 पाई या फिर 2n पाई। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये 2n पाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही होगा। तो अगर पथांतर ज्ञात करें, पथांतर, तो पथांतर का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि पथांतर बराबर लैम्डा बटे 2 पाई इंटू कलांतर, तरंग नाम के चैप्टर में पढ़ा है। तो पथांतर बराबर लैम्डा बटे 2 पाई इंटू कलांतर। तो पथांतर को डेल एक्स से लिखेंगे, लैम्डा बटे 2 पाई और इंटू कलांतर हो गया ये फाई, हुआ या नहीं? और कलांतर क्या लेंगे संपोषी व्यतिकरण में? 2n पाई, पाई का समगुणज। तो यहाँ पे 2n पाई लिख दिया अपन ने, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या निकल के आया? पथांतर n लैम्डा। तो डेल एक्स का मान कितना निकल के आया बताओ? n लैम्डा। कौन से केस में निकल के आया? संपोषी व्यतिकरण के केस में। तो संपोषी व्यतिकरण के केस में डेल एक्स मतलब पथांतर का मान आएगा n लैम्डा। और ऊपर जो समीकरण 3 था अपना, इस समीकरण 3 में डेल एक्स का मान निकाल रखा था xn स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। ये भी डेल एक्स का मान है, ये भी डेल एक्स का मान है, तो दोनों क्या होने चाहिए बताओ? बराबर। तो संपोषी व्यतिकरण के केस में दोनों को बराबर रखेंगे। तो अगले पेज पे चलें तो यहाँ देखो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। तो दोनों को बराबर करें तो n लैम्डा बराबर xn डी बाई डी। ठीक है, अब यहाँ से xn का मान निकालें। xn एक तरफ रहेगा, डी कैपिटल डी मल्टीप्लाई में स्मॉल डी डिवाइड में, तो ये आ गया xn बराबर n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आया है नहीं? इस xn को क्या बोला था अपन ने? xn को डायग्राम में जाओ। xn को क्या बताया था मैंने बताओ? xn बताया था मैंने ये nv फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। xn यही तो बताई थी, nv फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। तो वापस इधर आए तो ये मैंने यहाँ लिखा xn को क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? nv चमकीली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। अब चमकीली फ्रिंज क्यों ली? क्योंकि हम कौन सा व्यतिकरण पढ़ रहे हैं बताओ? संपोषी व्यतिकरण पढ़ रहे हैं। और संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, और अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है तो क्या मिलता है बताओ? चमकीली फ्रिंज मिलेगी। तीव्रता अधिकतम है तो चमकीली फ्रिंज। तो संपोषी व्यतिकरण का केस पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें बनने वाली सभी फ्रिंजें क्या होंगी? चमकीली। तो इसलिए xn को मैंने क्या नाम दिया? nv चमकीली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? तो ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब इसी में मैं बोलूँ कि ये nv फ्रिंज की दूरी आ गई। अब एक अगली फ्रिंज की दूरी निकालें। nv की तो पता है, उससे अगली फ्रिंज की। तो जैसे 5वें नंबर पे कोई फ्रिंज है तो उससे अगली कौन सी होगी? 6ठे नंबर पे। उससे अगली कौन सी होगी? 7वें नंबर पे। तो क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है, प्लस 1 होता जा रहा है। तो nv फ्रिंज की दूरी पता है, तो उससे अगली फ्रिंज कौन सी होगी? तो 1 बढ़ जाएगा इसमें। तो कौन सी फ्रिंज होगी? n+1v। तो n+1v चमकीली फ्रिंज के लिए यदि ज्ञात किया जाए तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख देंगे? n+1 n+1। तो xn+1 बराबर n+1 लैम्डा डी बाई डी, समीकरण नंबर 6। बोलो कोई दिक्कत? अब अभी पीछे अपन ने पढ़ा था कि जो फ्रिंजें बनती हैं वो एकांतर क्रम में बनती हैं। एकांतर क्रम में मतलब एक चमकीली एक काली, फिर एक चमकीली फिर एक काली, फिर एक चमकीली फिर एक काली। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 चमकीली फ्रिंजों के बीच में एक काली फ्रिंज होती है, या 2 काली फ्रिंजों के बीच में एक चमकीली फ्रिंज होती है। ठीक है, तो अब आप देख पाना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे अपन को काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो आप, काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, जैसे मान लो कि ये केंद्रीय लाइन है, केंद्रीय फ्रिंज है ये ऐसे, या केंद्रीय लाइन है, केंद्रीय बिंदु है।
अब इससे देखो, पहली काली फ्रिंज की दूरी पता है, यूँ यहाँ से यहाँ तक पहली काली फ्रिंज की दूरी पता है, और इसके बाद अगली काली फ्रिंज की दूरी पता है, ये पता है। तो बताओ चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो गई? चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो गई? ये वाली दूरी माइनस ये वाली दूरी। बोलो, दोनों दूरियों को घटा दें तो किसकी चौड़ाई आ जाएगी आपके पास? बताओ चमकीली फ्रिंज। देखो, पहली काली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी पता है और अगली काली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी पता है, तो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? इन दोनों दूरियों को क्या कर देंगे? माइनस। तो मतलब दो काली फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियों का अंतर चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। और इसी प्रकार दो चमकीली फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियों का अंतर क्या कहलाएगा? बताओ, काली फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। तो समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो देखें आगे देखो, यहाँ अपन आए इस जगह पे, देखो क्या लिखा हुआ है, किन्हीं भी दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का अंतर काली फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। काली फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा क्या होगा बताओ? फ्रिंज चौड़ाई जो बीटा है, बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों जो चमकीली फ्रिंज बनी है उनकी केंद्रीय फ्रिंज से दूरियों का अंतर। ठीक है, तो अभी अपन ने निकाली थी, देखो nवीं चमकीली फ्रिंज की दूरी, nवीं चमकीली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, n+1वीं चमकीली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, दोनों का अंतर कर दो, तो अंतर करते ही काली फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होगी। तो यहाँ पे अपन ने अंतर कर दिया, बीटा बराबर xn+1 माइनस xn, दोनों के मान रख दिए, तो बीटा बराबर n+1 लैम्डा d/d माइनस n लैम्डा d/d। इसमें से लैम्डा d/d तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? n+1 माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे, तो ये काली फ्रिंज की चौड़ाई पता लगी आपको, बीटा बराबर लैम्डा d/d। काली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आई? बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल d/d, ये आपके पास आई। ये था आपके पास पहला केस, संपोषी व्यतिकरण का जो पहला केस आता है वही। हाँ, तो दूसरा केस अपन लेने जा रहे हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? तो विनाशी व्यतिकरण में यदि कलांतर की बात की जाए, तो कलांतर मैंने आपको बताया था कि संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वो 0 या पाई का समगुणज होता है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वो पाई का विषम गुणज होता है। तो आप देख पा रहे हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा में कि कलांतर जो होगा वो पाई का विषम गुणज को कैसे व्यक्त करते हैं? 2n-1 पाई से। 2n-1 पाई में n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रख के देखो आप, तो क्या मिलेगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऐसे। तो विनाशी व्यतिकरण में कलांतर जो है वो पाई का विषम गुणज होता है, और विषम गुणज को किससे व्यक्त करते हैं बताओ अपन? 2n-1 पाई से। अब यदि पथांतर ज्ञात किया जाए, तो पथांतर का फॉर्मूला वही जो 11th क्लास में पढ़ा था, डेल x बराबर λ/2 पाई गुना फाई। फाई मतलब कलांतर रख दें यहाँ पे, 2n-1 पाई रख दिया, पाई से पाई कैंसिल, तो पथांतर आ जाएगा आपके पास 2n-1 λ/2, समीकरण नंबर 8। बोलो, तो ये जो पथांतर आया, ये आया विनाशी व्यतिकरण के केस में, और हमने डेरिवेशन के दौरान ये निकाला था पिछले पेज पे, समीकरण 3 में पथांतर निकाला था। ये रहा, डेल x बराबर xn d/d। अगर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो विनाशी व्यतिकरण में पथांतर अभी ज्ञात किया है, और केस को हल करते हैं तो जनरल जो सामान्य पथांतर है वो समीकरण 3 में आया हुआ है नहीं। अब विनाशी व्यतिकरण की घटना में ये दोनों पथांतर क्या होने चाहिए बताओ? बराबर। तो बराबर होने चाहिए, तो आगे चलें अगले पेज पे। तो अगले पेज पे देखो आप, इन दोनों पथांतर को बराबर किया गया। कैसे किया देखिए,
देखिए कैसे किया अपन ने, ये लिख दिया 2n-1 लैम्डा बटे 2 बराबर xn d बटे डी। यहाँ से xn का मान निकाला तो xn का मान ये आ गया, ये 2n-1 लैम्डा d बटे 2d। अब xn को क्या बोलेंगे, xn को बोलेंगे nv फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। लेकिन कौन सा व्यतिकरण पढ़ रहे हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, काली फ्रिंजें बनेंगी क्योंकि तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो फिर क्या बोलेंगे हम, nv काली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। xn को क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण में काली फ्रिंजें बनती हैं इसलिए nv काली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। अब एक और अगली काली फ्रिंज लेना चाहें तो nv काली फ्रिंज की दूरी पता है, इससे अगली लेना चाहेंगे तो अगली मतलब एक और जोड़ देंगे। तो n+1 भी काली फ्रिंज की दूरी यदि ज्ञात की जाए तो इस ऊपर वाले समीकरण में n की जगह क्या लिख देंगे बताओ, n+1। अब देखो ऊपर जो लिखा हुआ है 2n-1, इसमें आपको n+1 रखना है। तो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखना, 2n की जगह n+1 रखना है। तो n+1 यहाँ आएगा, फिर ब्रैकेट बंद और -1 ऐसे आएगा। अब पहले ये 2 से गुना होगा फिर हल होगा। तो हल करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये xn+1 बराबर 2n+1 लैम्डा d बटे 2d। तो ये समीकरण नंबर हो गया 10। तो हमें nv काली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी पता लग गई, n+1 भी काली फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी पता लग गई। अब इन दोनों दूरियों का अंतर ही क्या कहलाएगी बताओ, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। ये समझाया था आपको, दो काली फ्रिंजों के बीच में चमकीली फ्रिंज बनेगी तो दो काली फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियों का अंतर ही चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। तो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालें, फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से व्यक्त करेंगे अपन, करेंगे या नहीं। तो बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास xn+1 -xn, दोनों घटा देंगे। तो दोनों की वैल्यू यदि रखेंगे यहाँ पे इस जगह पे, दोनों को रखा तो कॉमन आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D बटे 2D। कॉमन लेने के बाद बचेगा 2n+1 -2n+1, 2n कैंसिल, ऊपर 2 हो जाएगा, 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल, तो बीटा आ जाएगा लैम्डा D बटे D, है ना। अब ये जो आई, ये आई कौन सी, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। अब पिछले पेज पे जाके देखो, काली फ्रिंज की चौड़ाई निकाली थी तो काली फ्रिंज की चौड़ाई भी कितनी आई थी, बीटा बराबर लैम्डा D बाई D, इतनी आई थी। तो काली फ्रिंज की चौड़ाई और चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, दोनों की चौड़ाइयाँ क्या रहती हैं बताओ, बराबर रहती हैं। बराबर चौड़ाई क्या व्यक्त करती है, ये कहती है कि जो फ्रिंजें बनेंगी वो समान चौड़ाई की बनेंगी एकांतर क्रम में। कब, जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उपयोग में लाया जाएगा, एक ही रंग का प्रकाश उपयोग में लिया जाएगा तब, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि समान चौड़ाई की एकांतर क्रम में फ्रिंजें प्राप्त होंगी, ठीक है। अब नोट, ये फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आ गया, बीटा बराबर लैम्डा D बटे D। अब नोट नंबर 1 देखो आप, नोट नंबर 1 आपको क्या कहता है, बीटा समानुपाती लैम्डा दिख रहा है इस फॉर्मूले में। बीटा लैम्डा पे निर्भर करता है, मतलब फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। अगर अपन तरंग दैर्ध्य की बात करें, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती है, लाल रंग की। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो लाल रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई भी ज़्यादा मिलेगी, किसकी तुलना में बताओ, बैंगनी रंग की तुलना में। समझ पा रहे हो आप, अपन जानते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है बैंगनी रंग से, तो फ्रिंज चौड़ाई भी लाल रंग के लिए ज़्यादा मिलेगी बैंगनी रंग से। क्लियर है। दूसरा देखो, इसी में देखो दूसरा फॉर्मूले में दिख रहा है बीटा समानुपाती 1/d, बीटा समानुपाती 1/d। स्मॉल डी क्या था, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी यदि बढ़ती है तो फ्रिंज चौड़ाई घटती है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है। तीसरा देखो, कैपिटल D के समानुपाती है फ्रिंज चौड़ाई। तो तीसरे में देखो बीटा समानुपाती कैपिटल D, मतलब D का मान बढ़ाने पर जो है वो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, D का मान बढ़ाने पर तीव्रता घटेगी। तीव्रता फॉर्मूले में नहीं है, तीव्रता डायग्राम से देख सकते हो कि अगर यहाँ पे D का मान बढ़ा दिया जाए, कैपिटल D का मान, तो पर्दा बहुत दूर चला जाएगा।
तो प्रकाश जब ज़्यादा दूरी तय करके पहुंचता है तो उसकी तीव्रता क्या हो जाती है बताओ, कम होती जाती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा वितरित होती जाती है। ठीक है, तो डी का मान बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई तो बढ़ती है लेकिन तीव्रता घटती है। बोलो समझ आया यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो अगला नोट लेते हैं। ये पेज थोड़ा धुंधला आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ, लिख के समझाता हूँ इसको। देखो अपन ने फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़ा, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये यंग के ड्यूसलिट प्रयोग में किया। अब ये जो यंग का ड्यूसलिट प्रयोग है, इस पूरे प्रायोगिक उपकरण को, इस पूरे प्रायोगिक समायोजन को यदि किसी माध्यम में रख दिया जाए, अभी तो एक इसमें रखा था निर्वात या हवा में, अगर इसे माध्यम में रख दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी में पढ़ चुके हैं कि माध्यम बदलने पर क्या होगा। तो मैं दिखाता हूँ। ये जो अपना सेटअप है, ये जो सेटअप आपको दिखाई दिया, ये सेटअप, इस सेटअप को यूं कि यूं बिना डिस्टर्ब किए उठा के किसी दूसरे माध्यम में रख दें तो क्या बताओ, इस दूरी में कोई परिवर्तन आएगा कैपिटल डी में? नहीं आएगा। क्या इस दूरी में परिवर्तन आएगा स्मॉल डी में? नहीं आएगा। तो ये दोनों दूरियां तो बदलेंगी नहीं, क्योंकि बिना डिस्टर्ब किए एज इट इज़ उठा के किसी माध्यम में रख रहे हैं। तो फॉर्मूले पे पहुंचो आप। ये जो आपका फॉर्मूला है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, इसमें ना तो कैपिटल डी में परिवर्तन आएगा ना ही स्मॉल डी में परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन किस में आएगा? परिवर्तन आएगा आपके पास लैम्डा में, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब अपवर्तन होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है। कैसे होता है इसका फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा है। कैसे पढ़ा है बताओ? अपन ने पढ़ा है, याद करो, अपन ने पढ़ा था μ/1, मैं लिख के बताता हूँ, μ/1 बराबर v1/v2, ये फार्मूला पढ़ा था, बराबर λ1/λ2। हुआ या नहीं? तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले माध्यम की में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। बोलो होता है या नहीं? तो λ1/λ2 को क्या कहते हैं अपन? अपवर्तनांक। अब देखिए कैसे, जैसे अपन मान लेते हैं कि पहले हवा या निर्वात में जब उपकरण रखा था तब तो फॉर्मूला था लैम्डा डी बाई डी, और जब किसी माध्यम में रख दिया तब फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला हो गया बीटा डैश बराबर लैम्डा डैश और डी बाई डी। डी और डी में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। दोनों का लगा दो भाग, लगा दें तो भाग लगाते क्या मिलेगा? डी बाई डी तो कैंसिल, तो ये मिलेगा बीटा बटे बीटा डैश बराबर लैम्डा बटे लैम्डा डैश। तो मैं लिखता हूँ बीटा बटे बीटा डैश बराबर मिला आपको लैम्डा बटे लैम्डा डैश, और लैम्डा बटे लैम्डा डैश को ही हम क्या बोलेंगे बताओ? म्यू, अपवर्तनांक बोलेंगे या नहीं? तो बीटा बटे बीटा डैश बराबर म्यू, या फिर बीटा डैश का मान निकालना चाहें तो बीटा डैश तो इधर आ जाएगा गुणा में, और ये इधर चला जाएगा म्यू। तो बीटा डैश बराबर बी बटे म्यू आ गया, बीटा बटे म्यू। तो मतलब पहले फ्रिंज चौड़ाई क्या थी? बीटा, और बाद में हो गई बीटा डैश। तो बीटा डैश कैसे मिली? बीटा में म्यू का भाग लगाने पर। तो भाग लगाने पे मान क्या हो जाएगा? कम। तो यदि यंग ड्यूसलिट के प्रयोग के प्रायोगिक उपकरण को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का मान घटता है ना। इस क्लास में इतना ही।